हेलो हाय, कैसे हो आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल सैन मित्र एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखो बच्चों, आज की हमारी फर्स्ट क्लास है हरियाणा जी की। मैं 5-6 दिन से लेट था, मैं क्लास नहीं बना पाया। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। क्लास का नाम है तूफ़ानी क्लास। क्या नाम है? तूफ़ानी क्लास हमारी फर्स्ट क्लास है। मैं डेली 10 क्वेश्चन करवाया करूँगा। इस क्लास में 10 क्वेश्चन मैं इस तरफ से कराया करूँगा, यानी कि एक क्वेश्चन कराने के बाद उसकी बिल्कुल डिटेल के साथ मैं क्वेश्चन करवाया करूँगा। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन करवा दिया तो उसको बिल्कुल डिटेल के साथ मैं आगे क्वेश्चन करवाया करूँगा। तो 10 क्वेश्चन तो आपको सिर्फ देखने को मिलेंगे, परंतु हम क्वेश्चन करवाया करेंगे 100 या 150 डेली की। ठीक है, इस प्रकार से हम 10 क्वेश्चन अगर डेली करवाएंगे ना, तो हमारी 100 क्लासेज होंगी। हमारी 100 क्लासेज होंगे 1000 क्वेश्चन, यानी कि 1000 क्वेश्चन यानी 2 महीने में या 2.5 महीने में हम 2 महीने या 2.5 महीने में हम 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया करेंगे। 1 मिनट हटा दीजिए। तो बच्चों, मैं आपको कह रहा था कि 1000 क्वेश्चन आपको 2-2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे, वो फुल डिटेल के साथ। आपको हरियाणा जीके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपके लिए आज 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये आपके सामने 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख कर आया हूँ। मैं इम्पोर्टेंट लिखता हूँ डेली, और 10 क्वेश्चन फिर आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा डेली। ठीक है ना? अगर आपको क्लासेस अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, और इसको भाई बिल्कुल ही फ्रेश माइंड होकर इसको क्लास को देखना और अपने नोट्स बनाते रहना साथ साथ। ठीक है ना? तो आपको फ़ायदेमंद होगा। अन्यथा अगर आप वीडियो देख लोगे, नोट्स नहीं बनाओगे ना, तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं करेगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं आज, माँ सरस्वती का नाम लेकर। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ। देखो क्वेश्चन हमें देख लिया, हरियाणा साहित्य अकादमी गठन कब हुआ। क्वेश्चन आपके साइड में आगे क्वेश्चन आ भी रहा होगा, हरियाणा साहित्य अकादमी गठन कब हुआ। तो देखो भाई, मैं फुल डिटेल के साथ कराऊंगा हरियाणा साहित्य अकादमी गठन कब हुआ। तो हरियाणा साहित्य अकादमी गठन कब हुआ। हरियाणा साहित्य अकादमी गठन कब हुआ? 9 जुलाई 1970 में हुआ था भाई। कब हुआ था? 9 जुलाई 1970 में हुआ था। हरियाणा साहित्य अकादमी गठन कब हुआ था? 9 जुलाई 1970 में इसका गठन हुआ था। परंतु क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा साहित्य अकादमी का पुनर्गठन कब हुआ था, यानी कि हरियाणा साहित्य अकादमी का पुनर्गठन कब हुआ। पुनर्गठन कब हुआ था भाई? पुनर्गठन कब हुआ था? 26 जुलाई 2011 को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया। परंतु इसके ऊपर ये अकादमी है, साहित्य अकादमी है, बहुत ज़्यादा अकादमी है। कितने? बहुत ज़्यादा अकादमी। इन सभी का जो हेडक्वार्टर है पंचकुला में है, 2-4 ऐसी हैं जिसका गुड़गांव में भी है, चंडीगढ़ में भी है। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी 9 जुलाई 1970 में हुआ था। हरियाणा साहित्य अकादमी का पुनर्गठन कब हुआ था? 26 जुलाई 2011 में हुआ था। 2011 में 26 जुलाई 2011 में हरियाणा साहित्य अकादमी का पुनर्गठन 26 जुलाई 2011 में था। अगर इसी के साथ अगर सेकंड क्वेश्चन हम करें ना, तो क्या बोल रहा है कि हरियाणा अगर एक ग्रंथ अकादमी भी है। क्या है? हरियाणा ग्रंथ अकादमी। हरियाणा ग्रंथ अकादमी, अगर हरियाणा ग्रंथ अकादमी की अगर बात करें तो ये कब हुआ? हरियाणा ग्रंथ अकादमी की बात करें तो हम ये उठा लेंगे 2011, यानी कि कब हुआ था हरियाणा ग्रंथ अकादमी गठन कब हुआ था? 2011 में हुआ था। एक तीसरी एक अकादमी और है, हरियाणा संस्कृति अकादमी। हरियाणा संस्कृति अकादमी हरियाणा संस्कृति अकादमी का गठन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इन सभी का कहाँ है हेडक्वार्टर? कहाँ पर होगा? पंचकुला में हेडक्वार्टर होगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन और आता है, हरियाणा इतिहास व संस्कृति अकादमी इसका 2016 में हुआ था। देखो राइटिंग के ऊपर, लिखावट के ऊपर मत चलो। हमें जितने की राइटिंग बेकार होगी ना, इतने आपका सिलेक्शन जल्दी होगा।
जितनी राइटिंग बेकार इतना सिलेक्शन जल्दी। आप अगर नोट्स बनाते हो तो नोट्स में अगर मैं लिखता हूँ तो फास्ट लिखोगे ना, फास्ट, तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। अगर आप सुंदर सुंदर में लिखोगे 10 मिनट आपके चले जाएंगे तो याद क्या करोगे, खा करोगे याद। तो आप फास्ट लिखो, जितने फास्ट हो सके इतना। चाहे राइटिंग गंदी हो, राइटिंग वहाँ पर की राइटिंग थोड़ी देखना है, वहाँ पर तो 4 गोले आएंगे, 4 उसको एक भरना आपको, ठीक है। तो वहाँ पर कोई राइटिंग वगैरह नहीं देखी जाती, वहाँ पर सिर्फ गोला देखा जाता है, ठीक है ना। तो हरियाणा इतिहास व संस्कृति अकादमी गठन कब हुआ था, 2016 में हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर, सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर भाई, पंचकुला में। सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पंचकुला में है, ठीक है। परंतु इसका जो हरियाणा इतिहास व संस्कृति अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, गुरुग्राम में होगा। कहाँ पर होगा भाई, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर होगा। एक और है हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा उर्दू हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। इसका जो गठन कब हुआ था, 22 दिसंबर 1985 को हुआ था। कब हुआ था भाई, 22 दिसंबर 1985 को हुआ था। समझ में तो आ रहा है ना, दिख तो रहा होगा। 22 दिसंबर 1985 में हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी गठन हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वे पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर है। जो दूसरा कौन है, हरियाणा पंजाबी। अगर हम बात करी जाए हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। इसका कब हुआ था, 1996 में इसका हुआ था। इसका कब हुआ था, 1996 हुआ था, 1996 हुआ था। एक और आता हमारा साहित्य हो गया, संस्कृति हो गया, ग्रंथ हो गया, इतिहास हो गया, उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया। लगभग हमारी सभी हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। हरियाणा साहित्य अकादमी गठन 9 जुलाई 1970 में हुआ था। हरियाणा साहित्य अकादमी पुनः गठन 26 जुलाई 2011 में हुआ था। हरियाणा ग्रंथ साहित्य अकादमी 2011 में हुआ था। हरियाणा संस्कृति अकादमी 2002 में हुआ था। हरियाणा इतिहास व संस्कृति अकादमी गठन 2016 में हुआ था गुड़गांव में। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी 22 दिसंबर 1985 में हुआ था। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी 1996 में हुआ था। हरियाणा में बाढ़ कब आई थी, 1995 में आई थी। हरियाणा में बाढ़ कब आई थी, 1995 में हरियाणा में बाढ़ आई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में बाढ़ कब आई थी, 1995 में हरियाणा बाढ़ आई थी, ठीक है। हरियाणा में बाढ़ कब आई थी, 1995 में हरियाणा में बाढ़ आई थी। 1995 में हरियाणा में क्या आई थी, बाढ़ आई थी, ठीक है ना। हरियाणा साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका कौन सा है, हरियाणा साहित्य अकादमी मासिक पत्रिका कौन सी है। इसका अगर मासिक पत्रिका की बात करूं तो कौन है, हरिगंधा। अगर हरियाणा साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका कौन सी है, हरिगंधा है। अगर हरियाणा संस्कृति अकादमी की बात करूं, हरियाणा संस्कृति अकादमी की मासिक पत्रिका कौन सी है, हरिप्रभा। हरियाणा संस्कृति अकादमी की बात करूं कौन सी आ जाएगी, हरिप्रभा आ जाएगी, हरिप्रभा आ जाएगी। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, इसकी मासिक पत्रिका कौन सी है, शबद बूंद। कौन सी भाई, शबद बूंद, ठीक है। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की बात करूँ, क्या है इसकी, शबद बूंद है। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी मासिक पत्रिका की बात करूँ तो इसकी कौन सी भाई, जमुना तट। कौन सी भाई, जमुना तट, ठीक है। ये मैंने सभी कंप्लीट करवाई है, ठीक है, सभी कंप्लीट करवा रखी है। हरियाणा साहित्य अकादमी गठन 9 जुलाई 1970 में हुआ था, पुनर्गठन 26 जुलाई 2011 में हुआ था। हरियाणा ग्रंथ अकादमी 2011 में हुआ था। हरियाणा संस्कृति अकादमी 2002 में हुआ था। हरियाणा इतिहास व संस्कृति अकादमी, अगर ये आ गया ना, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। ये गुड़गांव में हुआ था। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी 22 दिसंबर 1985 में हुआ था। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी 1996 में हुआ था। हरियाणा बाढ़ कब आई थी, 1995 में आई थी। हरियाणा का सबसे बड़ा पशु फॉर्म कहाँ पर है, हिसार में। हरियाणा सबसे बड़ा पशु फॉर्म कहाँ पर है, हिसार में है। इसको 1985 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1985 में बनाया गया था। तो फिर एक क्वेश्चन था हरियाणा साहित्य अकादमी गठन कब होता, पहला क्वेश्चन था भैया, ठीक है। तो देख ले, एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन करवाए। तो इस टाइप से हम फुल डिटेल, यानी कि एक टॉपिक देख लिया तो एक टॉपिक के साथ हम फुल डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन करवाया करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो ये क्लास लेना, ठीक है ना, वरना था मत लेना, ठीक है। तो अपना भाई क्वेश्चन से ये एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
सेकंड क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दो भाई। सेकंड क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दो कि सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है। 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन कराऊंगा। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है। देखो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला यानी कि हरियाणा में पूरे भारत में, पूरे भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला सूरजकुंड फरीदाबाद। ठीक है, सूरजकुंड फरीदाबाद, सूरजकुंड फरीदाबाद, सूरजकुंड फरीदाबाद में लगता है भैया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में हुई थी। ध्यान रख लेना 1987 में हुई थी। ये किसने की थी, तोमर वंश के अंतिम राजा अनंगपाल द्वितीय ने की थी। इसका नाम सूरज महल भी बोला जाता है। क्या नाम बोला जाता है, सूरज महल। क्या बोला जाता है, सूरज महल। ठीक है, तोमर वंश के अंतिम राजा अनंगपाल द्वितीय भी आ गया तो भी ठीक है। अगर ऑप्शन में अगर अनंगपाल द्वितीय है तो भी हम ठीक करके आएंगे, अगर सूरज महल भी आएगा तो भी हम ठीक करके आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में दो ऑप्शन कभी नहीं आएंगे कि तो सूरज महल आएगा या फिर अनंगपाल द्वितीय आएगा, उसमें से एक आपको ठीक कर आना है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक होता है थीम स्टेट होता है, एक थीम कंट्री होता है। एक थीम स्टेट होता है, थीम कंट्री होता है। ठीक है, इसमें थीम स्टेट सबसे पहले कब आया था, इस अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला में थीम स्टेट सबसे पहले कब आया था, कब आया सबसे पहले एक 1989 में आया था। कौन आया था, 1989 में राजस्थान आया था। क्या आया था, राजस्थान आया था सबसे पहले, राजस्थान आया था। थीम कंट्री 2009 में आई थी। कौन आई थी, 2009 में मिस्र आई थी, मिस्र। थीम कंट्री 2009 में आई थी, क्या आई थी, मिस्र आई थी। परंतु पूर्ण रूप से थीम कंट्री कौन थी, 2012 में आई थी थाईलैंड। 2012 में आई थी थाईलैंड। कौन आई थी, थाईलैंड। कौन आई थी भाई, थाईलैंड आई थी। 2012 में पूर्ण रूप से जो थीम कंट्री थी, कौन आई थी, थाईलैंड आई थी। ठीक है, वैसे हम अगर याद करेंगे ना तो याद करने योग्य जो हम याद करते हैं, तो याद करने योग्य तो मैं आपको बताऊंगा कि याद आपको कहाँ से करना है। याद करना है 2013 से भाई, 2013 से थीम कंट्री याद कर लेना, थीम स्टेट 2015 से याद कर लेना। उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे, उससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। परंतु आपको ये बात ध्यान रख लेना कि थीम स्टेट सबसे पहले 1989 में आए थे। कौन आया था, राजस्थान आया था। थीम कंट्री कौन आई थी, थाईलैंड आई थी। पूर्ण रूप से 2012 में आई थी। 2009 में कौन आई थी, मिस्र आई थी। सिर्फ ये ध्यान रख लेना। 2013 में थीम कौन है, ये 2013 में कौन है, थीम कंट्री की बात करी है तो इसमें अफ्रीकन देश आए थे। कौन आए थे, अफ्रीकन देश आए थे भाई। 2013 में अफ्रीकन देश आए थे। 14 में श्रीलंका आया था। 14 में कौन आया था भाई, श्रीलंका आया था। 15 में लेबनान आया था, लेबनान। 16 में चीन व जापान आया था। 16 में कौन आया था, चीन व जापान। ये थीम कंट्री चीन व जापान। 17 में मिस्र आया था। चीन व जापान आ गया, मिस्र आ गया। 18 में किर्गिस्तान आ गया। कौन आ गया भाई, किर्गिस्तान आ गया। 19 में थाईलैंड आ गया, 20 में कौन आ गया, उज्बेकिस्तान आ गया, उज्बेकिस्तान आ गया। ठीक है, ये अगर थीम कंट्री है, ये थीम कंट्री है कि 2013 में थीम कंट्री कौन आई, 2013 में थीम कंट्री अफ्रीकन देश आई थी। 2014 में श्रीलंका आया था। 2015 में लेबनान आया था। 2016 में चीन व जापान आया था। 17 में मिस्र आया था। 18 में किर्गिस्तान आया था। 19 में थाईलैंड आया था। 20 में उज्बेकिस्तान आया था। क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि 2012 में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला में थीम कंट्री कौन था, बताइए। तो 2012 में थीम कंट्री कौन था, 2012 में तो थाईलैंड था, मैंने बताया था। ठीक है, 2012 में कौन था, थाईलैंड था। 2019 में थाईलैंड फिर आ गया। ठीक है, हम अब बताएंगे थीम स्टेट। अगर हम थीम स्टेट की बात करेंगे, थीम स्टेट हम 2015 से याद कर लो, 2015 से थीम स्टेट याद कर लो। तो 2015 में कौन आया था, छत्तीसगढ़ आया था, छत्तीसगढ़ आया था 2015 में। 16 में कौन आया था भाई, तेलंगाना आया था। कौन आया था, तेलंगाना 2016 में आया था। 17 में कौन आया था भाई, 17 में कौन आया था, 17 में झारखंड आया था, झारखंड आया था। और 18 में कौन आया था, उत्तर प्रदेश आया था, उत्तर प्रदेश आया था। 19 में कौन आया था, महाराष्ट्र आया था। और 20 में कौन आया था, हिमाचल प्रदेश आया था। कौन आया था, हिमाचल
हिमाचल प्रदेश आया था। ठीक है, 2020 में कौन आया था? हिमाचल प्रदेश आया था। ठीक है, 2015 में कौन था? छत्तीसगढ़ था। 2016 में तेलंगाना था। 2017 में झारखंड था। 2018 में उत्तर प्रदेश था। 2019 में महाराष्ट्र था। 2020 में हिमाचल प्रदेश था। ठीक है, तो सूरज कुंड जो मेला था उसके ऊपर मैंने सभी बता दी गई है। एक सूरज कुंड झील बुझी जाती है, ये भी हमारे गुड़गांव में अगर आएगी। सूरज कुंड जो मेला बताया गया है फरीदाबाद में आया था। फरीदाबाद राजस्थान के नेतृत्व किसने किया था? धानु सिंह ने किया था। ठीक है, राजा नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर? राजा नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में है। ठीक है, एक बल्लभगढ़ का किला भी है, किसने बनवाया था? बल्लू ने इसका निर्माण चालू करवाया था। एक किशन भी आएगा एक, ठीक है, गोपाल ने भी आएगा। ठीक है, बल्लभगढ़ का किला, ठीक है ना। तो भैया अपने ध्यान रख लेना कि सूरज कुंड का मेला को ऊपर मैंने पूरी डेफिनेशन कंप्लीट करवाई दी। ठीक है क्या वो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे चरित्र और लोक कवि किसे माना जाता है? अपना साइड में क्वेश्चन देख रखा होगा, साइड में क्वेश्चन भी हमारा और देख भी रखा होगा क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। साइड में देखो भाई क्या क्वेश्चन है अपना। ठीक है, ये सूरज कुंड के ऊपर मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करवा रखे हैं। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन 3 करवा दिया, 2 करवा दिए, 2 क्वेश्चन करवा दिए और कंप्लीट हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, कोई कंप्लीट करवा रखे हैं 2 क्वेश्चन। इन 2 क्वेश्चनों में तो भाई कोई दिक्कत देने वाली कोई बात है नहीं कि 2 क्वेश्चन से अगर कोई भी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन धरा मिल गया ना तो बहुत खुशी होगी यार। ठीक है, और उसी में से यार हरियाणा जी की छोटी सी है बस। ठीक है, 1000 क्वेश्चन कराऊंगा तो 1000 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन हरियाणा जी के आ गए तो इसी में से ही रखी हुई मिलेगी। ठीक है ना, तो भाई अपना तीसरा क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे चरित्र और लोक कवि किसे माना जाता है? हरियाणा सबसे चरित्र और लोक कवि किसे माना जाता है? ठीक है, तो किसे माना जाता है भाई? पंडित लक्ष्मीचंद को माना जाता है। पंडित लक्ष्मी चंद को माना जाता है। देखो पंडित लक्ष्मीचंद को माना जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद। ठीक है, ये कहाँ से रहने वाला है? पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद है, ये कहाँ से रहने वाला है? जाटे गांव से रहने वाला है। कहाँ से रहने वाला है? जाटे गांव से रहने वाला है। जाटे गांव कहाँ पर पड़ता है? ये सोनीपत में पड़ता है। सोनीपत में जाटे गांव पड़ता है। इसे क्या कहा जाता है? सूर्य कवि कहा जाता है इसको, सूर्य कवि कहा जाता है। परंतु एक सूर्य पुत्र भी आएगा, सूर्य पुत्र कर्ण को बोला जाता है, सूर्य पुत्र कर्ण को बोला जाता है, सूर्य कवि लक्ष्मीचंद को बोला जाता है। ठीक है, जाटे गांव से रहने वाला है। इस पर शोध किया गया था, इसके दिमाग पर क्या किया गया था? एक शोध किया गया था। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक ऐसे कहने लगे थे कि ये न तो पढ़ा है न लिखा है, परंतु जब ये रागने गाने के लिए स्टेज पे जाता था ना तो इसके जीभ पर माँ सरस्वती क्या कर देती थी? आवाज़ कर देती थी और वो बोलने में बहुत ही माहुर थे। ठीक है, जभी तो पंडित लक्ष्मी चंद का नाम आज के युग में गाया जाता है। पंडित लक्ष्मी चंद जो कहे गए वही अब हो रहा है। पंडित लक्ष्मी चंद ने कहा था कि भाई भाई से बैर रखेगा, तो वही चीज़ हो रहा है। ठीक है, घर वाले सभी से दूर हो जाएंगे, वही चीज़ अभी हो रहा है। ठीक है, तो पंडित लक्ष्मी चंद जट्टे गाँव सोनीपत से रहने वाला था, सूर्य कवि कहा जाता है। शोध इस पर किया गया था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, द्रौपदी चिरहरण, द्रौपदी चिरहरण, द्रौपदी चिरहरण। ठीक है, इसकी एक पुस्तक लिखी थी द्रौपदी चिरहरण, इसकी एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? एक द्रौपदी चिरहरण, इसकी पुस्तक लिखी थी पंडित लक्ष्मी चंद है। इसको हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? शेक्सपियर। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का शेक्सपियर व कालिदास किसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन को कहा जाता है। ठीक है, दीपचंद बहमन को कहा जाता है। देखो भाई, अरे अगर खाली आ जाए हरियाणा का शेक्सपियर तो हम लक्ष्मीचंद को टिक करेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा का शेक्सपियर एंड कालिदास किसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन। ये भी कहाँ का रहने वाला है? ये भी सोनीपत का रहने वाला भाई। किस कहाँ का रहने वाला है? सोनीपत का रहने वाला है। तो लक्ष्मीचंद के ऊपर मैंने क्वेश्चन से भी करवा दिया। और लक्ष्मीचंद का जो गुरु था वो कौन था भाई? मान सिंह। कौन था भाई? मान सिंह। लक्ष्मीचंद का गुरु कौन था? मान सिंह था। कहाँ के रहने वाला था? जाटे गांव सोनीपत से रहने वाला था। सूर्य कवि से कहा जाता था। इसके दिमाग पर शोध संस्थान किया गया था।
फंड चंद द्रौपदी चिरानी इसकी पुस्तक है। शेक्सपियर इसको कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा शेक्सपियर कालिदास दीपचंद ब्राह्मण कहा जाता है। ये भी सोनीपत से रहने वाला है, सोनीपत से रहने वाला है। ठीक है, तो भैया अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है अपने ऊपर लिख रखा होगा, वो फोर्थ क्वेश्चन है ऊपर लिख रखा होगा। तो भाई देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपना, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में है। ठीक है, ये क्वेश्चन हरियाणा का सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में। देखो भाई सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, देखो भाई हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान, यानी हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 2। कौन कौन से हैं, कलिसर राष्ट्रीय उद्यान और भाई सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सुल्तानपुर ये कहाँ पर, गुड़गांव में है, और सुल्तानपुर कहाँ पर, गुड़गांव में है। ठीक है ना, तो अगर हम गुड़गांव की बात करेंगे तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है, इसकी यानी कि स्थापना किसने की थी, पीटर जैक्सन ने की थी। किसने की थी भाई, पीटर जैक्सन ने की थी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, पीटर जैक्सन ने की थी। ठीक है, 1971 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। 1971 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया था, परंतु 1972 में जलीय जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया था, जलीय जीव अभयारण्य। ठीक है, परंतु 1989 में इसे एक राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसका एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क का दूसरा नाम है डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। इसका दूसरा नाम डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। इसका क्या है, दूसरा नाम इसका दूसरा नाम है डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, इसको 1971 में क्या कर दिया गया था, वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, क्या कर दिया गया था, वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, इसको 1972 में जलीय कर दिया गया था, जलीय जीव अभयारण्य कर दिया गया था। इसमें एक पार्क घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसका जो एरिया कितना है, 1.43 क्या भाई ये बना इसका एरिया, 1.43 इसका क्या है, एरिया। ये अपना फर्स्ट सुल्तानपुर नेशनल पार्क के फर्स्ट बताया है, और इसी में से ही क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक, सुल्तानपुर के अगर क्वेश्चन आ गया तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाले नहीं है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाले नहीं है। अगर हमारे पास अगर दूसरे की अगर बात करें ना, तो दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा भाई, दूसरा है हमारा कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, अगर कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर पड़ता है, यमुनानगर में पड़ता है। इसका एरिया कितना है, 11,570 है, 11,570 क्या है, एरिया है। परंतु 11,530 की बात करें ना, अगर हम 11,530 की बात करें तो अबूबसर सिरसा क्या है, इसमें देखो काला तितर पर्यटन स्थल है। अबूबसर सिरसा में काला तितर सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है, अबूबसर सिरसा मिलता है। काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर मिलता है, पिपली कुरुक्षेत्र में मिलता है। तो इसका क्षेत्र 11,530 है, इसका क्षेत्र 11,570 है। ठीक है, इसको 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया था, राष्ट्रीय पार्क घोषित 2003 में कर दिया गया था। ठीक है, तो आज फिफ्थ क्वेश्चन हमारा हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, हरियाणा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, हरियाणा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। फिफ्थ क्वेश्चन, हरियाणा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, मगरमच्छ हरियाणा मगरमच्छ प्रजनन हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। ये प्रजनन केंद्र जितने भी जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ आएंगे, आपको याद रखना है। एक यानी कि आपको अगर 4 सेट दी हुई है तो उसमें 2 सेटों में तो प्रजनन केंद्र आने की संभावना है, प्रजनन केंद्र पक्का आता है। तो भाई प्रजनन केंद्र मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, ये भाई भोर सौंदा कहाँ पर पड़ता है, ये भाई कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर पड़ता है, भोर सौंदा में पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर गीद की बात करूँ, गीद प्रजनन केंद्र कहाँ पर पड़ता है, गीद कहाँ पर पड़ता है, पिंजौर पंचकुला में पड़ता है, पिंजौर पंचकुला में पड़ता है। अगर मैं
कबूतर की बात करूँ, कबूतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, ये पिंजौर पंचकुला में पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर जटायु की बात करूँ, जटायु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, ये भी पिंजौर पंचकुला में पड़ता है, पिंजौर पंचकुला में पड़ता है, ठीक है ना, पिंजौर पंचकुला में पड़ता है। अगर मैं फिसेंट प्रजनन की बात करूँ, फिसेंट प्रजनन केंद्र की बात करूँ, तो ये भी पिंजौर पंचकुला में पड़ता है, ठीक है ना। एक हमारी अगर आएगी, एक हमारा आएगी, क्या आएगा, ये काला तितर प्रजनन केंद्र, काला तितर, ये पीपली कुरुक्षेत्र में पड़ता है, पीपली कुरुक्षेत्र में पड़ता है, पीपली कुरुक्षेत्र, काला तितर पीपली कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, भेड़ की बात करूँ, भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर पड़ता है, ये हिसार में पड़ता है। भेड़ असव की बात करूँ, असव प्रजनन केंद्र कहाँ पर पड़ता है, ये भी हिसार में पड़ता है। अगर मैं भैंस की बात करूँ, भैंस कहाँ पर पड़ता है, ये भी हिसार में पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर सूअर की बात करूँ, सूअर की बात करूँ, तो यहाँ पर हिसार में पड़ता है सूअर की भी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ऊँट की बात करूँ, ऊँट की, तो ऊँट कहाँ पर पड़ता है, ये सिरसा में पड़ता है, ये ऊँट सिरसा में पड़ता है। सूअर सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है, सूअर सबसे अधिक सोनीपत में मिलता है। तो ठीक है भाई, अपना ये ध्यान रख लेना। एक आता है चिकारा प्रजनन केंद्र, एक आता है चिकारा प्रजनन केंद्र, ये भाई कैरू में पड़ता है, कैरू भिवानी में पड़ता है। एक आता है म्यूर चिकारा प्रजनन केंद्र, म्यूर चिकारा, यानी कि म्यूर चिकारा कहाँ पर पड़ता है भाई, ये झाबुआ रेवाड़ी में पड़ता है भाई, ये झाबुआ रेवाड़ी में पड़ता, ये झाबुआ रेवाड़ी में पड़ता है। तो भाई देखो, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नोट्स बनाना है तो वीडियो को बार बार क्या करके देखो, वीडियो को बार बार पीज करके, पीछे करके, आगे करके, जब इसको नोट्स बनाना अच्छे तरह से, अगर राइटिंग समझ में नहीं आए तो मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना है कि क्या बोल रहा है। देखो, चिंगारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर पड़ता है, कैरू भिवानी पड़ता है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पड़ता है, बोरसुंदा कुरुक्षेत्र में पड़ता है। गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में, कबूतर पिंजौर पंचकुला में, जटायु पिंजौर पंचकुला में, फिसेंट पिंजौर पंचकुला में। परंतु काला तितर जो प्रजनन केंद्र पड़ता है पीपली कुरुक्षेत्र में। भेड़ हिसार में, असव हिसार में, भैंस हिसार में, सूअर हिसार में। ऊँट प्रजनन केंद्र कहाँ पड़ता है, सिरसा में। म्यूर चिंकारा, ये खाली चिंकारा है, इसके आगे अगर म्यूर लगा दिया तो कहाँ पड़ेगा, झाबुआ रेवाड़ी में पड़ेगा। तो भाई आज देखो, मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ हूँ, तो भाई मेरा आज टाइम हो गया ड्यूटी का, तो मैं सिर्फ आज को 5 क्वेश्चन ही करा पाया। देखो, मैं 10 क्वेश्चन तो लिख कर आया था, मैं इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन रात को लिखता हूँ बैठकर कि कल क्या कराना है। तो यही मैं अब डेली यही करा करूँगा कि रात को मैं आपको 10 क्वेश्चन डेली लिखा करूँगा और उसके बाद में आपको कराया करूँगा, ठीक है ना। तो भाई आज मेरा टाइम हो गया। देखो, पहली बात यह है कि अगर वीडियो अगर पसंद आए ना तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी वीडियो में अगर कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो कमेंट में बॉक्स में मेरे को बताना। और मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, तो व्हाट्सएप नंबर पर ही अब मेरे को बताना कि ये मेरे को समझ में आया नहीं। कॉल प्लीज़ करके कॉल मत करना उस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप ही करना, कॉल आपका लगेगा भी नहीं, ठीक है, व्हाट्सएप ही लगेगा। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा जाते जाते कि भाई देखो, अपने फ्रेश माइंड होकर साइड में, घर वालों के साइड में या घर वालों के सामने मत पढ़ना, घर वालों को अलग होकर पढ़ना, क्योंकि जो आवाज़ करते हैं तो आवाज़ साउंड होती है ना, तो इसमें हमारा जो ध्यान है ना भी भटकता है और हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम यानी कि शांत होकर, यानी कि एक साइड में जब हम पढ़ाई करेंगे ना तो हमारी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से होंगे। मैं सिर्फ ये वादा करता हूँ कि अगर हरियाणा जीके में अगर कोई भी अगर एक नंबर भी कट गया तो मेरे को बता देना, मैं आपको 1000 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक इसी तरह देखो, 5 क्वेश्चन कराने तो मैं 2 मिनट लगती, 2 मिनट में करा देता, सिर्फ आधा घंटा लगा है सिर्फ 5 क्वेश्चन कराने में, क्योंकि फुल डिटेल के साथ मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फुल डिटेल के साथ, ठीक है। और मैं आपको 10-15 दिन क्लास लेकर फिर आपको अगर बुक की अगर जरूरत पड़ेगी ना तो आपको बुक का नेम भी बता दूंगा, क्या बुक लेकर आनी है, ठीक है। अगर आपको कहेंगे कि मैं वीडियो में पढ़ लूँगा तो आप वीडियो में पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो बुक मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराकर और मैं बुक को मैं आपको सामने पढ़ाया करूँगा, ठीक है। तो भाई आप पढ़ो, ठीक है, पढ़ने में है जो कुछ भी है। ये दुनिया है ना, दुनिया की तरफ मत देखो, दुनिया क्या करती हैं क्या बोलती हैं उसकी तरफ मत देखो, उसकी तरफ
मैं देखो ये क्या बोलते हैं क्या नहीं, उस दूसरी तरफ विश्वास करो मत, ठीक है, क्या बोल रही है, यानी उनको तो कुछ लेना है नहीं, ठीक है, यानी कि आप अगर सही रास्ते पर चल रहे हैं ना, सही रास्तों पर चल रहे हैं, तो दुनिया क्या कहेगी, अरे ये रास्ता गलत है, इस पर मत चलो, क्योंकि वो जलती हैं, आपको उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं, तो आप वो रास्ते पर चलते रहो, ठीक है ना, आप लग जाओगे ना, तो वो कहेंगे हाँ लग गया, ये रास्ता सही था, ठीक है ना, तो उसकी यानी जो बोलते हैं मत देखो क्या बोल रहा है क्या नहीं, अपने दिमाग पर फोकस करो और अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान लगाओ, ठीक है ना। अगर हरियाणा जीके के अलावा अगर और भी आपको मैथमेटिक्स हुआ, नेशनल जीके हुई, कंप्यूटर वगैरह कुछ भी जो क्वेश्चन यानी कि आपको जो प्रॉब्लम है वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपको और टीचर्स की अगर ज़रूरत है तो टीचर्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हरियाणा जीके अगर मेरे से नहीं पढ़नी है तो मैं और टीचर्स भी लेकर आऊँगा, ठीक है। पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप पढ़ो, सिर्फ मेरे यूट्यूब से नहीं और किसी यूट्यूब से भी पढ़ो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो और किसी से पढ़ो, पर आपको पढ़ो, ठीक है। हरियाणा पुलिस का अगर एग्ज़ाम अभी कैंसिल हो गया तो ये होगा भी, ठीक है। 2 महीने में 3 महीने में ये एग्ज़ाम यानी कि जनवरी और फरवरी के महीने में ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जनवरी और फरवरी के महीने में ये एग्ज़ाम होगा। जनवरी महीने में तो मुश्किल होने वाला है, फरवरी के महीने में ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब इसकी तैयारी करोगे ना तभी जाकर आपको समझ में आएगा। 1 महीने अगर अब देखो एसएससी ने क्या किया था, 1 महीने पहले आपकी एग्ज़ाम डेट निकाल दी थी, ठीक है। तो 100 बच्चों में से 70 बच्चों ने तो किताब रख दी साइड में, उठाए नहीं। क्यों? 1 महीने में क्या तैयारी होगी। 30 बच्चे ऐसे थे कि बस वो पढ़ते तो थे, दिमाग उसका सेंटर की तरफ था, ठीक है। और कई बच्चे ऐसे थे यानी पढ़ते भी थे और फिर वो क्या सोचने लगे, यार कुछ जैक वैक होना तो कम से, अरे यार भ्रष्टाचार तो खुद फैला रहे हैं। तो भ्रष्टाचार को रोको, भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करो, ठीक है। भाई अगर ये भ्रष्टाचार नहीं होता ना तो हरियाणा पुलिस की ये भर्ती कंप्लीट होती, ठीक है। आज के युग में क्या हो रहा है, कोई भी अगर फॉर्म निकल रहा है, कोई भी अगर फॉर्म निकल रहा है तो फॉर्म निकलते ही लोग क्या करते हैं, जैक की तरफ भागते हैं, ठीक है। या अभी देख लो एसएससी टेस्ट का जो निकला था पिछली बार, एसएससी टेस्ट का फॉर्म की लास्ट डेट गई नहीं हुई, जिस पहले क्या करने लग गई, जैक की तरफ भागने लग गई, ठीक है। हमारा कोई जैक मिले, हमको कोई नौकरी लगाई, अरे यार हमारे सरकार आपको एग्ज़ाम दवा रही है, 3-4 महीने आपको दे रही है, तो उसमें आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ाने के लिए तो टाइम दे रही है वो 3 महीने, तो आपको पढ़ो यार, क्यों 10-12 लाख रुपया यानी कि एग्ज़ाम के लिए शोरली कर रहे हो, ठीक है। तो भाई अपना स्टडी करो, ठीक है। तो मैं जाते जाते यही बात कहूँगा कि जय की तरफ मत भागो यार। आप जिस दिन कमाओगे ना उस दिन आपको पता चलेगा कि रुपए की कीमत क्या होती है, ठीक है। घर वालों को तो कह दोगे कि 10 लाख रुपए की जरूरत है मेरे को जैक लगाने के लिए, अरे 10 लाख रुपए वो ब्याज में उठा कर देगा, कितना हुआ है 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से 20,000 रुपये सैलरी, 20,000 रुपये उसकी तो सैलरी मिल रही है। तो आप उसकी तरफ देखकर, घर वालों की तरफ देखकर भाई जैक जुग की छोड़ दो, अपने पर स्टडी करो, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।